बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर वो सांप फिर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। सुमेरा ने हैरानगी से नजरें उठाकर इस सारी हवेली को देखा जो हर लम्हे नए से नया मंजर पेश कर रही थी। सुमेरा जब से हवेली में आई थी ऐसे ही पुरअसरार वाकयात इसे देखने को मिल रहे थे। नारिंग के मुंह से लड़की का जिक्र सुनकर वो भी चौंकी थी और बरामदे में नजर आने वाली इसकी हम शक्ल औरत याद आ गई थी। दो मौतें और वो सांप शेरू जो यकीनन दूसरे सांप से अपनी जिंदगी की बाजी हारा था। अब तो चौधरी नवाज के चेहरे पर भी खौफ नजर आने लगा था। खुशियां भी कम खौफजदा नहीं था। खुशियां चौधरी नवाज को अपनी आवाज दूर कुएं से आती हुई महसूस हुई। जी चौधरी जी, इसने भी खोए खोए लहजे में जवाब दिया। नारंग की लाश को इसकी बस्ती में पहुंचाओ। चौधरी नवाज ने हवेली के सहन में पड़ी नारंग की लाश पर नजर डालते हुए कहा। जी अच्छा चौधरी जी, बुरा आने वाला है, मैं इसे भेजता हूँ। मेरा यहाँ से जाना ठीक नहीं। खुशिया ने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए कहा। जवाबन चौधरी मुंह से कुछ ना बोला और बोझल बोझल कदमों से हवेली की बैठक की तरफ बढ़ा। सुमेरा पुत्र, आप और अम्मा जी भी अपने अपने कमरों में जाओ, मैं इस शाम का बंदोबस्त कराता हूँ। खुशिया ने सुमेरा और जमीला बेगम की तरफ देखते हुए कहा और वो दोनों भी चुपचाप अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ी। सुमेरा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गई। हवेली में होने वाले पुरअसरार वाकयात ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। अचानक वो चौंकी और ख्यालों के बंवर से बाहर निकली और कमरे में इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई और फिर तेजी से झुककर पलंग के नीचे देखा। पलंग के नीचे का हिस्सा भी बिल्कुल खाली था। ये काशिफ कहाँ चला गया? वो परेशानी से बड़बड़ाई। वो बाहर निकलने से पहले काशिफ को पलंग के नीचे छुपने का मशवरा देकर गई थी और इतना तो वो समझ ही गई थी कि वो ख्वाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब से हवेली में आई थी एक मर्तबा भी सो नहीं सकी थी। या अल्लाह, ये क्या चक्कर है? इसने हाथों की उंगलियों से अपनी कान पट्टी को मसला। दिन भर की थकावट और हवेली में होने वाले पुरअसरार वाकयात ने इसके जहन को मजीद झंझोड़ कर रख दिया था और आराम इसका मुंतजिर था। हालांकि ऐसे वक्त में इंसान को नींद नहीं आती, लेकिन अब इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था और पलकें भारी हो रही थी। वो पलंग पर टेक लगाकर बैठी और अपनी टांगे सीधी कर ली और फिर आंखें बंद कर ली। छन छन अभी वो नींद की वादी में मुकम्मल तौर पर नहीं डूबी थी कि पायल की तेज आवाज ने इसकी कच्ची नींद में खलल डाला। इसने नींद में डूबी भारी भारी पलकों को खोला और गर्दन सीधी करके सामने देखा तो नींद फौरन इसकी आंखों से रफू चक्कर हो गई और इसने अपनी आंखों को झटके से खोला। इसके कमरे के दरवाजे के पास इसकी हम शक्ल औरत इसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी और वो चौंकी। इसने अपनी आंखों को मला। वो औरत अब भी इसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। अचानक सुमेरा के जिस्म को एक झटका लगा। वो बेअख्तियार पलंग से नीचे उतरी और इस लड़की की तरफ बढ़ी। सुमेरा की हालत से ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रही हो। सुमेरा की हम शक्ल औरत ने सुमेरा के कमरे का दरवाजा खोला और बाहर बरामदे में निकल आई। सुमेरा भी इसकी रहनुमाई में बरामदे में पहुंची तो बरामदे में वो औरत कहीं भी नजर नहीं आई। सुमेरा के जिस्म को दोबारा झटका लगा और इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अभी अभी नींद से जागी हो, मगर सेहन में मौजूद मंजर ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए। सेहन में काशिफ अपने दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा था और खुशिया ने इस पर बंदूक तानी हुई थी। चौधरी नवाज खुशिया के पास ही खस्ता हालत में खड़ा था। इसके सर पर इसकी पगड़ी मौजूद नहीं थी। सर के बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। निचला होंठ भी फटा हुआ था और कपड़े भी फटे हुए थे। खत्म करते खुशिया इस नाली के कीड़े को। चौधरी नवाज ने अंगारा उगलती हुई आंखों से काशिफ की तरफ देखते हुए खुशिया को हुक्म दिया। नहीं, चौधरी नवाज का फरमान सुनकर सुमेरा जोर से चिल्लाई। चौधरी नवाज, खुशिया और काशिफ ने हैरानगी से सुमेरा की तरफ देखा। सुमेरा भागकर काशिफ के आगे आकर खड़ी हो गई। नहीं अब्बा जी, इसे मत मारिए, मैं इससे प्यार करती हूँ। सुमेरा ने बेज़ाहर चौधरी नवाज पर बम फेंका। चौधरी नवाज घसीली नजरों से सुमेरा की तरफ देखने लगा। चौधरी नवाज बोझल बोझल कदमों के साथ हवेली की बैठक की तरफ बढ़ा। मौजूद वाकयात और सूरत हाल ने इसके जिस्म की तवानाई जैसे निचोड़ ली थी। वो अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली मर्तबा इतना परेशान दिखाई दे रहा था। इस सांप ने हवेली के हर फर्द को परेशान कर दिया था। खुशिया हवेली से बाहर बूरे को देखने गया था ताकि नारंग जोगी की लाश इसकी बस्ती में पहुंचाए। बूरा बशीरे की लाश इसके घर छोड़ने गया था। चौधरी नवाज कुर्सी पर ढेर सोचों में गुम था।
के कदमों की आवाज से वो चौंका। इसने नजरें उठाकर सामने देखा तो बैठक के दरवाजे के पास खड़ा एक खूबसूरत नौजवान वहशत बड़ी नजरों से इसे घूर रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चौधरी नवाज गुस्से से इस नौजवान पर बरसा। चौधरी नवाज, मैं तेरी मौत हूँ, जालिम कमीने इंसान, और मैं तुम्हें यहाँ खत्म करने आया हूँ। वो लड़का गुस्से से गरजा, साथ ही वो चौधरी नवाज की तरफ बढ़ा। चौधरी नवाज कुर्सी से उठने का इरादा ही कर रहा था, मगर वो लड़का चौधरी के करीब पहुंचा और जोरदार लात चौधरी नवाज के सीने पर दे मारी तो चौधरी नवाज बिलबिलाता हुआ कुर्सी समेत जमीन पर जा गिरा। वो लड़का आगे बढ़ा और जमीन पर पड़े चौधरी नवाज पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। चौधरी नवाज की ऊंचे शिमले वाली पगड़ी भी इसके सर का साथ छोड़ गई थी। इस नौजवान ने चौधरी नवाज को गिरे बाण से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। इस ऊपर उठाने में चौधरी नवाज की कमीज के सारे बटन टूट गए और कमीज भी फट गई। चौधरी नवाज की हालत काफी खस्ता हाल थी। इसका निचला होंठ फट चुका था और सर के बाल भी बुरी तरह उलझ चुके थे। जलील इंसान, बहुत जी लिया तूने और बहुत जुल्म कर लिया तूने गरीब आवाम पर अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। इस लड़के ने चौधरी नवाज को गिरे बांध से पकड़कर झटका देते हुए कहा, कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चौधरी नवाज ने हिकलाते हुए पूछा तो इस लड़के ने इसकी सारी चुदराहट निकाल दी थी। चौधरी नवाज ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी मार नहीं खाई थी। मैं रहमत कसान का बेटा हूँ काशिफ, इस लड़के यानी काशिफ ने बताया। तो चौधरी नवाज ने हैरत से काशिफ की तरफ देखा। आज मैं तुझसे अपने बाप, चचा और अपनी फूफी का बदला लेने आया हूँ। इसी वक्त खुशियाँ हाथ में बंदूक लिए अंदर दाखिल हुआ। ऐ लड़के, छोड़ दे चौधरी साहब को, नहीं तो तेरे सर में गोली मार दूंगा, खुशिया ने काशिफ को धमकी देते हुए कहा। तो काशिफ ने चौधरी नवाज का गिरेबान छोड़ दिया। शाबाश खुशिया, तू बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा है। चौधरी नवाज की जान में जान आई तो इसने खुशिया को दुआ देते हुए कहा। साथ ही इसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ काशिफ की गाल पर दे मारा। हराम ज़ादे, वो इसी लायक थे, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, इनका यही हशर होना था। चौधरी नवाज एकदम गिद्दड़ से शेर बन गया था। चल खुशिया, इसे भी बाहर सहन में लेकर चलते हैं और इन्हें अपनों के पास भेजते हैं। चौधरी नवाज ने कहा तो खुशिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो तीनों बैठक से बाहर आ गए। अब तेरी जुबान क्यों तालू से चिपक गई है? चौधरी नवाज क्यों हुक्म नहीं देता खुशिया को कि तेरी अकलौती बेटी को मार दे? जमीला बेगम अचानक बुराई हुई आवाज में फट पड़ी। अब तेरी गैरत को क्या हुआ चौधरी नवाज? क्यों हुक्म नहीं देता खुशिया को कि वो तेरी सुमेरा का सीना गोलियों से छलनी कर दे? चौधरी नवाज का सर शर्म से झुक गया। बूढ़ी जमीला बेगम के जिस्म में जैसे बिजली भड़क उठी थी। सर मत झुका चौधरी, खुशिया को हुक्म दे के वो सुमेरा को भी मेरी नूरीन की तरह खत्म कर दे। जमीला बेगम दुहाई देते हुए बोली, आज तेरा अपना खून है तो तेरी जुबान तेरा साथ क्यों नहीं दे रही? इस वक्त तो तूने मेरी धी नूरीन और इसके आशिक को भी यही मारा था। मैं तेरे सामने कितना गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी और दोनों को मारकर इस घोड़ों वाले कमरे में दफन कर दिया। जमीला बेगम रोते हुए बोली, चुप कर अम्मा और अंदर जा। चौधरी नवाज गुस्से से जमीला बेगम पर बरसते हुए बोला, मैं अब चुप नहीं रहूंगी चौधरी। आज मेरे अल्लाह ने मेरा दहकता हुआ कलेजा ठंडा कर दिया। आज इसने वही वक्त तेरे सामने ला खड़ा किया है। याद है तूने नूरीन और इसके आशिक को मारते वक्त कहा था कि जब बेटियां इज्जत से खेलने लगे तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। आज तेरे सामने वही वक्त खड़ा है। तेरी अपनी धी भी तेरी इज्जत से खेल रही है। इसने एक गरीब और निचले तबके के लड़के से मोहब्बत की है। अब इंसाफ कर चौधरी, नहीं तो मेरी नूरीन का खून आखिरत में तुझसे हिसाब मांगेगा। जमीला बेगम रोते हुए बोली, बरसों से बंदा बंद आज टूट गया था। इसके इतने सालों के चुप होंठ बार बार हिल रहे थे। सुमेरा के पीछे खड़े काशिफ ने मौका गनीमत जाना और तेजी से अपनी पिंडली में अड़ासा चाकू निकाला और चौधरी नवाज की तरफ फेंका तो चाकू सीधा चौधरी नवाज के ऐन दिल के मुकाम पर लगा। चौधरी नवाज के मुंह से एक फलक शिगाब चीख निकली जिसने हवेली के दरो दीवार को एक मर्तबा फिर हिलाकर रख दिया। सुमेरा को काशिफ से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी और ना ही जमीला बेगम को। चौधरी नवाज अब सेन के फर्श पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। सुमेरा घूमी और इसने अंधाधुंध काशिफ के चेहरे पर थप्पड़ों की बुछाड़ कर दी।
یہ تم نے کیا کیا؟ میرے باپ کو مار ڈالا، وہ شدت جذبات سے چلاتے ہوئے بولی۔ صحیح کیا ہے میں نے، جواباً کاشف سمیرا کے چلتے ہاتھ پکڑ کر چلایا۔ خوشیہ زمین پر تڑپتے چودھری نواز کی طرف بڑھا۔ تمہاری پھوپھی یعنی نورین کو جس لڑکے سے محبت ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چچا جمیل تھا۔ کاشف نے حیران کن انکشاف کیا۔ تمہارے باپ نے میرے چچا کو قتل کیا، مگر کہانی وہیں ختم نہیں کی۔ تمہارے اس ظالم اور گمنڈی باپ نے اس خوشیہ کے ساتھ مل کر میرے باپ کو بھی مار ڈالا، اور یہی نہیں، میری پھوپھی کی عزت کو مار کرنے کے بعد اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی۔ میں جب آج اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنی ماں سے تمہارا تذکرہ کیا تو میری ماں تمہارے باپ کے نام پر بڑک اٹھی۔ اپنے باپ، چچا اور پھوپھی کے قاتل سے محبت کرتا ہے تو؟ ماں برائی ہوئی آواز میں چیخی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے ماں؟ میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، میری ماں لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو نے آتے ہی میرے زخم ہرے کر دیے۔ وہ ظالم چودھری تیرے باپ، تیرے چچا اور پھوپھی کا قاتل ہے، میری ماں سینہ کو بھی کرتے ہوئے بولی۔ ساتھ ہی میری ماں نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ تمہاری پھوپھی نورین ایک دن کھیتوں میں آئی تو اس نے میرے چچا جمیل کو وہاں کام کرتے دیکھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی میرے چچا کو اپنا دل دے بیٹھی، اور ایک دن موقع دے کر اس نے اپنی محبت کا اظہار میرے چچا سے کیا تو میرے چچا نے تمہاری پھوپھی کو ان دونوں کے بیچ ذات پات کی دیوار سے آگاہ کیا۔ مگر عشق اندھا ہوتا ہے، وہ پہلے پہل بعد میں آنے والی اذیتوں کو محسوس نہ کرتا۔ تمہاری پھوپھی بھی نہ مانی اور میرے چچا کو تمہاری پھوپھی کی محبت کے آگے ہار ماننا پڑی۔ جب تمہارے اس ظالم باپ کو خوشیہ کے ذریعے ان دونوں کی خفیہ محبت کے بارے میں پتا چلا تو اپنے بندوں سے میرے چچا کو خوب پٹوایا اور میرے باپ کو بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا چچا باز نہ آیا تو وہ اسے مروا دے گا۔ میرے باپ نے میرے چچا کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اور تمہاری پھوپھی اب محبت کے دریا میں کافی آگے بہہ چکے تھے۔ میرے چچا نے میرے باپ کے سامنے تو ہاں کر دی، مگر وہ اسی شام تمہاری پھوپھی سے ملا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو دونوں نے بھاگنے کا منصوبہ بنایا اور بھاگ بھی گئے، مگر زیادہ دور نہیں پہنچ پائے اور خوشیہ نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ انہیں حویلی میں لے آیا۔ انا اور تیش میں آ کر تمہارے باپ نے دونوں کو مار دیا اور بقول تمہاری دادی کے گھوڑوں کے کمرے میں دفنا دیا۔ میرے باپ نے میرے چچا کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کرائی تو تھانے دار بھی تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا نکلا۔ اس نے تمہارے باپ کو بتایا تو اس نے میرے باپ کو بھی مروا دیا اور رات کے وقت میری جوان پھوپھی کو گھر سے اٹھوا لیا اور اس کی عزت پامال کرنے کے بعد اسے بھی مار ڈالا اور اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی۔ میرے ماما نے مجھے اور میری ماں کو شہر جانے کا مشورہ دیا۔ ماں نے مجھے تو ماما جی کے ساتھ بھیج دیا مگر خود یہاں رہی، اور جب آج اس نے مجھے اس راز سے آگاہ کیا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور ماں کے سونے کے بعد اس ظالم کو میں اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے یہاں چلا آیا، اور آج میرا انتقام پورا ہو گیا۔ یہاں تک کہہ کر کاشف خاموش ہو گیا اور پھر تھوڑے توقف کے بعد بولا، اگر اب بھی تم سمجھتی ہو کہ میں نے غلط کیا ہے تو جو چاہے مجھے سزا دو۔ چودھری نواز کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور برسوں کے وفادار خوشیہ کی آنکھوں میں نفرت کے سائے گردش کرنے لگے تھے۔ اس نے اٹھ کر بندوق کا رخ کاشف کی طرف کیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خوشیہ نے نفرت سے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسی وقت حویلی میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ سمیرا اور جمیلہ بیگم کے منہ سے چیخیں نکلی۔ تیسری چیخ کاشف کی بجائے خوشیہ کی تھی اور حویلی میں گونجنے والا فائر ہوائی فائر کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے خوشیہ نے اس بندوق کا ٹریگر دبانا چاہا، اچانک اس کے پیر میں درد کی تیز لہر اٹھی اور بندوق کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا اور کاشف کے لگنے والی گولی آسمان کا رخ کر گئی۔ خوشیہ نے دیکھا اس پر اسرار سانپ نے اسے ڈس لیا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر جمیلہ بیگم اور سمیرا کے منہ سے ایک مرتبہ پھر چیخیں نکلی۔ اب حویلی کے سین کے فرش پر تڑپنے کی باری خوشیہ کی تھی۔ جلدی وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے منہ سے جاگ بہنے لگی۔ حویلی کے سین میں اب 3 لاشیں پڑی ہوئی تھی، چودھری نواز، خوشیہ اور نارنگ جوگی کی۔ اس سانپ کے ارد گرد اب دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس دھویں نے انسانی خد و خال اختیار کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ آج میرا انتقام بھی پورا ہو گیا،
इस खूबसूरत नौजवान के होंठ हिले। काशिफ, सुमेरा और जमीला बेगम हैरत और उलझन के मिले जुले असरात से इस खूबसूरत नौजवान की तरफ देख रहे थे। मेरा नाम दीपक है और मैं सांपों की खास नस्ल से हूँ। हमारी नस्ल के सांप 100 साल बाद इंसानी रूप दहाड़ लेते हैं। मेरे 100 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन मैं इंसानी रूप नहीं दहाड़ सकता था क्योंकि मैं इंतकाम की आग में झुलस रहा था। मेरे इंसानी रूप में आने में इंतकामी रुकावट बन रहा था, वो आज पूरा हो गया और मैं इंसानी रूप में आ गया। चौधरी नवाज और खुशिया ने मेरी जिंदगी में कभी ना पूरा होने वाला खला पैदा कर दिया था। मैं और मेरी बीवी चौधरी नवाज के डेरे के पास ही एक बिल में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे और हम आने वाले 20-50 सालों में इंसानी रूप दहाड़ने वाले थे। एक दिन मैं बिल में मौजूद नहीं था और मेरी बीवी बिल के बाहर मौजूद थी। खुशिया और चौधरी नवाज की नजर मेरी बीवी पर पड़ी तो वो तेजी से अपने बिल में घुस गई। चौधरी नवाज ने खुशिया को मेरी बीवी को आग लगाने का हुक्म दिया। खुशिया ने दरख्त से एक शाख तोड़कर इसे आग लगाई और उस जलती हुई शाख को बिल में डाल दिया तो वो आग मेरी बीवी को निगल गई और मैं खामोशी से एक तरफ कुंडली मारे ये तमाशा देख रहा था और मैं कर भी क्या सकता था। आज की रात मुझे इंसानी रूप मिलने वाला था, इसलिए मेरी ताकतों में कई गुना इजाफा हो गया था। गैब होना भी मेरी ताकतों में शामिल था। सांप चाहे 100 साल का भी हो जाए, अपना इंतकाम जरूर लेता है। सो आज मैंने अपना इंतकाम ले लिया। यहाँ तक कहकर वो इंसानी सांप जिसका नाम दीपक था खामोश हो गया। फिर इसके इर्द गिर्द धुआं छाने लगा और जब धुआं छटा तो वहां सांप कुंडली मारे बैठा था। फिर वो रेंगता हुआ हवेली में लगे बड़े से दरख्त की तरफ बढ़ गया। देखा सुमेरा पुत्र, तेरे बाप की काली करतूतें। इसके जुल्म से इंसान तो तंग थे ही, मगर इसने दूसरी मखलूक को भी पीछे नहीं छोड़ा। इसे अगर काशिफ ना मारता तो कोई और मार देता, क्योंकि इसकी सारी जिंदगी जुल्म में गुजरी है। तुम्हें भी नवाज ने अपने से दूर इसीलिए रखा था कि तुम भी इसकी बहन की तरह इसकी इज्जत से ना खेल सको। लेकिन प्यार करना किसी के बस की बात नहीं पुत्र। तुम जब हवेली में इतने सालों के बाद वापिस आई तो तुम्हारी शक्ल हूबहू मेरी नूरीन से मिलती थी। नूरीन की याद में मैं तुम्हारे गले लगकर खूब रोई। जमीला बेगम ने बेसाहत सुमेरा को समझाते हुए कहा। सुमेरा के सामने अब इसकी हम शक्ल औरत का राज भी हल हो गया था। वो इसकी फूफी नूरीन थी जो बार बार इसके सामने आ रही थी और अभी वो सफेद रोशनी में खड़ी इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और सुमेरा भी बेअख्तियार मुस्कुरा पड़ी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइज को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।